कहते हैं कि नारायणी, जो कि आज हम जिसे गंडक के नाम से जानते हैं, इसकी बाईं तट पर बसा है वैशाली, जो कि भारतीय गणतंत्र की चाक की धुरी के नाम से हम सभी जानते हैं और पूरी दुनिया को लोकतंत्र की पाठशाला के रूप में यानी ज्ञान देने वाली वह धरती है। और यह लिच्छवी गणराज्य के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध, जिसे हम वज्रसंघ के रूप में भी जानते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आज का विषय आप बातों से समझ चुके होंगे, आज का विषय है प्रजातंत्र और बिहार। और अगर प्रजातंत्र की बात चली है तो बिल्कुल प्रजातंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को प्रजातांत्रिक सरकार कहते हैं, जो हम सभी के लिए लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को संचालित करती है। इस हेतु हम सरकार को चुनते हैं। और मैंने पहले आपको बता दिया कि बिहार, जो कि वैशाली गणतंत्र रहा है, लिच्छवी गणतंत्र रहा है, पूरे देश और दुनिया की चाक की धुरी यानी गणतांत्रिक लोक व्यवस्था की पाठशाला कही जाती है। तो आइए आज हम अपने पैनलिस्ट से आपको रूबरू कराते हैं, तारुफ कराते हैं। मेरी दाईं ओर है प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है, प्रभात कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है प्रभात जी आपका हमारे कार्यक्रम में। आगे हमारे साथ बैठे हैं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर निधि सिंह। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हमारे साथ प्रसिद्ध कानूनविद श्री पुरुषोत्तम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे कार्यक्रम में। तो दर्शकों, इसके पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हम सभी के विचारों को रूबरू हो, आइए हम देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के विचार। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश को जो संविधान दिया, उसकी ताकत देखिए कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति आज यहां खड़ा हो पाता है। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये संविधान का सामर्थ्य है, जिसने हमें देश के सामान्य से सामान्य नागरिकों एक ताकत दी है। लोकतंत्र की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा है और निश्चित तौर पर सरकार का कार्य होता है कि जो कार्यक्रम बनाए जा रहे, योजना बनाई जा रही है, उसे आम आवाम तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। तो इसके पहले कि हम इन विषयों पर बातचीत करें, मैं सबसे पहला सवाल प्रभात जी से लेना चाहूंगी, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। सबसे पहला जो मेरा सवाल है, वैशाली और बिहार, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब बात लोकतंत्र की हो और वहाँ बात बिहार की ना हो और बात वैशाली की ना हो, तो ये तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। वैशाली जो बिहार में है, लोकतंत्र की जननी रही है। कहते हैं कि महाभारत काल में कभी राजा विशाल हुआ करते थे, जिन्होंने वैशाली गणराज्य की स्थापना की थी। और उस वैशाली में उस समय में, महाभारत काल के समय में, जो राजा का चुनाव होता था या मंत्रिपरिषद का चुनाव होता था, यहाँ तक कि नगर सेवक का चुनाव होता था, ये सारे चुनाव जनतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत होते थे, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत होते थे। ये सारे चुनाव वहाँ लोग मतदान करके तब जो जिनके साथ भी बहुमत होता था उनको चुनते थे। उससे पहले भी अगर हम जाएं, बात रामायण काल की हो या महाभारत में उससे भी पूर्व काल की बात करें, तो मंत्रिपरिषद का जब भी गठन हुआ, हालांकि उस समय में राजतंत्र की व्यवस्था थी, लेकिन जब भी मंत्रिपरिषद का कोई निर्णय होता था तो वह बहुमत से ही लिया जाता था। यहाँ तक कि छोटे छोटे कस्बों में, गाँवों में हम यह देखते आए हैं कि जब छोटी सी पंचायत भी होती है तो वहाँ 5 लोग होते हैं पंच के रूप में, और वहाँ बहुमत की बात होती है। 5 में अगर 3 लोग जिस भी फैसले को करते हैं तो उस फैसले को सर्वमान्य कर लिया जाता है। और इस तरह से ये लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई है। और यह वैशाली से चलते हुए, बिहार से चलते हुए आज दुनिया के अधिकांश देशों में, बल्कि सैकड़ों देशों में यह लोकतंत्र पूरे दुनिया में छा गया है। और हम
बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र छा गया है और ईसा से 725 वर्ष पुराना हमारा वैशाली का अपना व्यापक इतिहास रहा है। और कितनी बड़ी बात है कि उस जमाने में बहुत दूर की सोच कि अपने मत का अधिकार, यानी हम चुनेंगे सरकार को। मैडम हमारे बीच शिक्षाविद के रूप में डॉक्टर निधि जी हैं, आप इसे किस रूप में देखती हैं? अब मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहूँगी, और हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं तो राजा जनक और मिथिला से सभी लोग परिचित हैं। तो हम सभी को पता है कि ऋषि उद्दालक हों या अष्टावक्र जी हों, जिन्होंने अष्टावक्र गीता के नाम से जो राजा जनक और अष्टावक्र जी का जो कॉन्वर्सेशन है वो है उसमें, और गार्गी वाचक नवी भी उन्हीं की सभा में थी। तो ये जो डिस्कोर्स की जो एक कल्चर था कि हम शास्त्रार्थ कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं और हम दूसरे के का जो मत है, जो डिसएग्रीमेंट है, उस विविधता को भी हम शामिल कर रहे हैं। और अष्टावक्र जी जो कि फिज़िकल डिसेबिलिटी के एपिटोम माने जाते हैं, तो ये जो समावेशी समुदाय की जो कल्पना है वो बहुत पहले जाती है। तो भारतीय संस्कृति जो है और सभ्यता जो है, इसमें हमेशा से ये जो स्पेस है वो रहा है। हम लोग अगर अपने रिलीजन की बात करें, कल्चर की बात करें, तो हम लोग देखते हैं कि सगुण निर्गुण, आप ईश्वर को माने ना माने, अनीश्वरवादी हों, आप मूर्ति पूजक हों, आप मूर्ति पूजा ना करें, और भी बहुत तरीके की विविधताएं इसमें मिलती हैं। तो विविधताओं के संगम के रूप में मैं डेमोक्रेसी को देखती हूँ। तो मेजोरिटेरियनिज्म से आगे या टोटलिटेरियनिज्म से आगे अगर हम लोग जाके इसको देखें, तो अगर कोई इन्फॉर्म्ड वॉइस है कि ऐसा नहीं कि 10 लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि शराब पीना अच्छी बात है तो हमने मान लिया, ये उसके आगे जाके चेतना के स्तर पे जहाँ पे अष्टावक्र बात कर रहे हैं और जहाँ पे हमारी जो इंडियन कॉन्शियसनेस बात कर रही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम और ट्रेडिशन बात कर रहे हैं, तो उस लेवल पे मैं डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करती हूँ। बहुत अच्छी बात कही कि आवश्यकता है कि आप जो भी चुनते हैं वो सही चुने। आप जो भी मत का प्रयोग करते हैं, दिशा सही होनी चाहिए और चुनाव बिल्कुल सही होना चाहिए। हम गलत चीज़ों को प्रमोट ना करें। कभी कभी ऐसी स्थितियां भी आती है कि बहुत सी गलत चीज़ें होती हैं, उसमें एक सही चीज़ चुनना होता है। तो ऐसी स्थिति अक्सर सबके जीवन में भी आती है। और आपने समावेशी शब्द का भी प्रयोग किया। निश्चित ही तौर पर यह समावेशी शब्द का आज के दौर में अगर बात की जाए तो समावेशी विकास की बात चल रही है। और हमारे बीच पुरुषोत्तम जी हैं जो कि कानूनविद भी हैं, और समावेशी विकास की बात चली है। निश्चित तौर पर आपको प्रतिदिन ऐसे कई केसेस से रूबरू होना पड़ता होगा। तो सर आप कुछ अपने मंतव्य रखें। वक्त के साथ हम सभी को बदलना चाहिए भी, और अगर वो बदलाव अच्छी चीज़ों के लिए है तो एकदम हम सबका स्वागत होना चाहिए। जैसा सर और मैम ने बताया कि किस तरह से लोकतंत्र का जो हमारे बीच में हमारे इस राज्य में या हमारे देश में उत्पत्ति हुई, और किस तरह से हम लोग आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, और अभी कई सारे देशों में जो लोकतंत्र है उसका स्थापना हुआ। तो अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में बात करें कि अगर हम बिहार की बात करें, और हमारे यहाँ भी कानून भी समय के साथ बदल रहा है, और अगर लोकतंत्र की बात करें, जो पहले हम लोग जिस तरह से वोट करते थे, अब उसका या उसके ऊपर कानून भी है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के रूप में जाना जाता है, और कि जो अलग अलग पार्टियां जब आती हैं, फाइल करती हैं अपने एफिडेविट्स और सारी चीज़ें लेके आती हैं, तो जो हम लोग वोटर हैं, जो वोट दे रहे हैं, उनके भी कुछ जो राइट्स हैं उनके बारे में भी हम लोग बातचीत करते रहें, और उनका भी जो अधिकार है उसके ऊपर भी समय के साथ जो है हम लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट और विकास के बारे में बात है, और लोगों को जो जागरूक करने का उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जैसे आया, वो भी समय समय पे लोगों को जागरूक और अपने अधिकारों के ऊपर बातचीत करने के लिए हर समय अग्रसर करते रहें। तो मेरा ये मानना है कि अब अगर हम लोग लोकतंत्र की बात करें या किसी भी तरह की जब हम लोग बात करें, तो विकास और उसके ऊपर हर समय बातचीत होनी चाहिए, और हम लोग अग्रसर होकर बातचीत करें, ना कि पीछे या पूर्व में कभी कोई हमसे या किसी से गलतियाँ हुई हैं तो उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आपका सीधा कहना है कि आज जो दौर बदल रहा है और पीछे की जो बातें हैं उसको हम नज़रअंदाज करें, और जो अच्छी चीज़ें उसको हम एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ें। निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छी बात कही कि बदलते दौर के साथ कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता है कि एक बार हम खुद भी विचार जरूर रखें कि कैसे समावेशी विकास संभव हो पाए। और देखिए, हमारा जो देश है वो विकासशील से विकसित हो रहा है, और बिहार भी जो है लगातार अब विकासशील की बात नहीं करता बल्कि विकसित राज्य की बात कर रहा है। और हमारा जो अपना राज्य, अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो युवाओं की शक्ति वाला राज्य है, और युवा शक्ति के रूप में पूरे देश और दुनिया में खासा पहचान रखता है। तो चलिए अब थोड़ा हम बात करते हैं, हमारे बीच प्रभात जी है। प्रभात जी, एक जो महत्वपूर्ण बात है कि हम सभी अवगत हैं कि प्रजातंत्र की बात हुई। अब प्रजातंत्र की कुछ अपनी प्रणालियाँ हैं, हम जिन्हें चुनकर भेजते हैं, हम खुद भी उनको चुनते हैं, यानी मनोनीत करते हैं। कुछ जो चुनिंदा लोग होते हैं वो भी मनोनीत करते हैं। अगर हम राज्यसभा लोकसभा की बात करें, विधानमंडल की बात करें,
विधायिका की बात करें और त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है उसकी बात करें, तो आप इसे किस रूप में देखते हैं और कैसे लोगों को चुनने की आवश्यकता है, किन सूझबूझ को रखने की आवश्यकता है? क्योंकि देखिए, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप सामाजिक परिवेश में काम कर रहे हैं, निश्चित ही तौर पर आपको समाज के विभिन्न पहलुओं से प्रतिदिन रूबरू होना पड़ता होगा, तो आप कैसे इसे देखते हैं और हमारे दर्शकों को कैसे आप समझाना चाहेंगे? देखिए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय संविधान ने इतनी खूबसूरती से त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की जो व्यवस्था की है, उसमें नीचे स्तर से अगर हम बात करें तो पंचायत स्तर पे भी वहाँ वार्ड सदस्य होता है, उसके बाद में वहाँ मुखिया या सरपंच होते हैं, या उसके ऊपर फिर पंचायत समिति होता है जो ब्लॉक में काम करते हैं, प्रखंड स्तर पर। उसके बाद जिला स्तर पे जिला परिषद होते हैं, या नगर निगम का नगर निकाय के चुनाव होते हैं, या नगर पालिका का। उसी तरह से विधायक और वहाँ विधान परिषद होता है राज्य स्तर पर। देश स्तर पर लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी स्तर पर किसी भी व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो मतदान करे, लेकिन मतदान कर देने से मात्र से काम नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्थाएं अभी बन रही है उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमको कैसे लोगों को चुन करके लाना है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम हमारे बीच में हम जो भी दल हैं जो अपने कैंडिडेट को देते हैं, उन दलों को भी यह व्यवस्था बनानी होगी कि साफ सुथरे उम्मीदवार हों, और तभी जनता को भी यह सेलेक्ट करने में आसानी होगी थोड़ी सी। और जनता को सेलेक्ट करना भी ऐसे चाहिए कि जो काम करने वाले हों, बिना किसी भेदभाव के, जाति पाति या जिस भी तरह के भेदभाव से ऊपर उठ करके वो किसी भी स्तर के चुनाव में अगर मतदान में भाग लेते हैं तो उस तरह के योग्य उम्मीदवार को वो चुन करके लाएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही है। और मैडम, आप शिक्षाविद हैं, निश्चित ही तौर पर युवाओं से प्रतिदिन आप रूबरू होती हैं। ऐसी स्थिति में मन लुभावन बातें बहुत आती है, आप समझ रही होंगी। जब भी चुनाव का समय आता है तो बहुत सारी बातें आती हैं सभी की ओर से, सभी पार्टियों की ओर से, सभी दलों की ओर से। और निश्चित तौर पर हम युवा या हमारे जो छोटे हैं वो भी कभी कभी निश्चित ही तौर पर अगर एक साड़ी पर एक साड़ी फ्री मिलता है तो हर कोई उसकी ओर आगे बढ़ता है। एक छोटी सी बात है। तो आप हमारे जो युवा हैं, जो नए वोटर्स हैं, और खासकर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करना है, क्योंकि हम सभी के एक एक वोट का सदुपयोग हो, ना कि दुरुपयोग हो। हम जो सरकार चुनेंगे, हम जिसे चुनेंगे वो हमारे लिए काम करेंगे। तो आप युवाओं को कैसे जागरूक करती हैं? जैसे कि हम लोग कॉलेजेस में काम करते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत सारी जो स्कीम्स रहती हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स, वो भी चलते हैं। और साथ में जो टीचर्स हैं वो उनके साथ लगातार संवाद में रहते हैं। और जो शिक्षा की पूरी प्रक्रिया है वो एक जनतांत्रिक व्यवस्था में एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन के निर्माण की भी प्रक्रिया है। तो उसके तहत वो सारी चीज़ें तो स्टूडेंट्स के साथ, जो युवा वर्ग हैं उनके साथ डिस्कस होती हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग की भी जगह है, क्वेश्चनिंग की भी जगह है। तो हम उन्हें ये भी ट्रेन करते हैं कि कहाँ पे कुछ चीज़ें क्वेश्चन करने के लायक हैं। जैसे सर ने इंडिकेट किया कि कास्ट एंड कम्युनल लाइन्स पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अगर वो नहीं होता है तो बहुत सारे ग्रुप्स शायद रिप्रेजेंट भी ना हो पाएंगे। बिल्कुल सही। तो लेकिन साथ में ये सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी जो है वो संवेदनशीलता उन युवाओं में आए कि जो लोग वोटर्स नहीं हैं, जैसे कि जो सड़क पे बेसहारा लोग जो पड़े हुए हैं वो वोटर्स नहीं हैं, उनके पास कोई आधार कार्ड और नहीं है, जो बहुत डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो बहुत सारे ट्रांसजेंडर ग्रुप्स के लोग हैं, और इसी तरीके के बहुत छोटे इस तरीके के पैकेट्स और ग्रुप्स हमें मिलेंगे जो कि वोट देने नहीं जा पाते हैं या उनका कार्ड्स नहीं है। माइग्रेशन वाली भी जो चीज़ें हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली गई हूँ और मेरा तो वोटर आईडी कार्ड यहाँ का है और मैं वहाँ पे ना वोटर हूँ और मैं यहाँ भी वोट नहीं दे पाती हूँ। तो बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं उनके मैनिफेस्टो का मैं हिस्सा नहीं हूँ। तो इस लेवल पे अगर हम एक्टिविज़म करें जहाँ पे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को हम और मजबूत कर पाएँ, तो वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि हम इन चीज़ों के बारे में बात करें। साथ में अगर युवा हैं तो युवा के सामने शिक्षा एक बहुत बड़ी जो है वो बात है। उसके बाद रोज़गार और नौकरी वाली जो चीज़ें हैं वो बात है। तो ये चीज़ें, स्वास्थ्य जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जनरेशन है जिसके पास 2 जनरेशन का बोझ है या हो जाएगा तुरंत ही, कि एक तो उनके नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चे उनके होंगे और दूसरे की जो उनके बुज़ुर्ग माता पिता हैं। तो अगर इस तरीके से हम लोग सोचें समझें और थोड़ा सा उन लोगों की भी वॉइस बने जो कि वॉइस नहीं रेज कर पाते हैं, तो इस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ। बहुत गंभीर बात कही कि हमारे ऊपर 2 जनरेशन की जिम्मेदारी है। एक तो जो हमारे माता पिता हैं पीछे हैं, और एक आने वाला
वाला जो उनका जनरेशन। बहुत अच्छी बात कही, और जो आप चुनेंगे आज उस वही जो है प्रकाशित होगा आने वाले समय में। सर, एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम वोट की बात करते हैं लगातार, ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, कैसे कैंडिडेट्स होने चाहिए? एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर कैंडिडेट अच्छे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, बहुत सारी बातें होती हैं, एक्सपोजर उनका हाई होगा, तो निश्चित तौर पर वो अच्छा हम सभी के लिए यानी जन सरोकारी कार्यक्रमों को वो लागू कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग इस बार लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, ज़रूरी नहीं कि जो लोग पढ़े लिखे हों वो एक अच्छे नेता के रूप में भी आए। तो जो लोग हैं, अगर हम पटना की बात करें या किसी भी क्षेत्र की, बिहार की हम बात करें, जो वहाँ से जुड़े हुए हैं, जो वहाँ उनकी समस्याओं को समझ सके, और अगर जो जाति समीकरण के ऊपर हम लोग आज जो लोकतंत्र चलते आ रहा है और उसी हिसाब से बिहार में नहीं और भी जगहों पे इस तरह से वोटिंग हो रही है, जो मेरा मानना है बहुत गलत है। दूसरी बात कि अगर आप जब वोटिंग करने आ रहे हैं तो समझिए कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो के बारे में बात मैम भी कर रही थी, आपको वो क्या दे रहे हैं, क्या वो सही चीज़ें उसमें लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा इलाका है जहाँ पानी की समस्या है, तो क्या आपके उस वक्त जब उन्होंने वोटिंग आपने किया पिछली बार, क्या उसकी समस्या खत्म हुई कि नहीं खत्म हुई। दूसरी बात जो स्वास्थ्य की बात है, अभी हम लोग सभी जो कोरोना जैसे एक ऐसे पैंडेमिक से निकले और हम सभी ने देखा क्या त्रासदी रही, ना पूरे हिंदुस्तान की बट इस राज्य की भी, क्या हम लोग अब उस तरह से या उस लेवल के कोई जो पैंडेमिक होगा हम लोग कितनी तैयार हैं, इसको भी देखने का या अवलोकन करने का जो है हमको जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। और हम जो भी हम इसमें वोटिंग में आ रहे हैं, तो जो विकास तो एक है, सब लोग कह रहे हैं विकास करेंगे क्या, बट वो विकास हमारे जो ग्राउंड लेवल पे वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसका अवलोकन, इसका निर्णय जो वहाँ के लोग हैं वही कर पाएंगे, ना हम कर पाएंगे। और सिर्फ पढ़े लिखे हों और बहुत ही समझदार लोग हैं वो अच्छा नेतृत्व करेंगे, ये मेरा मानना है कि वो शायद बहुत हद तक सही नहीं होगा, क्योंकि वो जुड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि वो हो सकता है बचपन से वो एक ऐसे जगह से रह के आ रहे हैं, उनको सारे जो सुख सुविधा है उनको पता है, सिर्फ वो आ रहे हैं कहने के लिए कि हम आपके लिए लड़ेंगे, बस सिर्फ कह देने से लड़ेंगे वो नहीं संभव है। मतलब आपका सीधा कह रहा है कि जो ग्राउंड यानी कि ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं वो आपकी बातों को बखूबी समझ सकते हैं, यानी घर का बच्चा है अगर कोई, तो निश्चित तौर पर आपके परिवार का कोई है, आसपास का कोई है जो आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को समझ सके, आपकी ज़मीन से जुड़ा हो। अब एक जो आपकी बात से एक बहुत अच्छा सवाल आया प्रभा जी, मैं आपसे लेना चाहूँगी कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात हो रही है, इसमें हम प्रजाओं की क्या भूमिका है? प्रजा की तो सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि अभी जैसे सर ने कहा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इनकी बातों से। और मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में जो अभी हम कैंडिडेट सिलेक्शन की बात कर रहे थे, तो कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए, उसका फर्स्ट क्राइटेरिया, पहला जो शर्त है वो यही होना चाहिए कि उसके अंदर विज़न हो। अगर उसके अंदर दृष्टिकोण नहीं है, बहुत सारे नेता हमारे बीच में ऐसे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि नेता जो भी आ रहे हैं हमारे बीच में उनको क्या करना है, मतलब क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, विकास के लिए। दूसरी बात कि प्रजा का तो इतना रोल है कि हम लोग हमेशा अधिकार और सिर्फ अधिकार की बात करते हैं। जहाँ कर्तव्य की बात होती है तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारे कदम पीछे होते हैं, या तो हम परिवार पे चले जाते हैं, या फिर हम जाति पे चले जाते हैं, या फिर हम समुदाय पे चले जाते हैं, या फिर हम कई बार रुपए पैसे के पीछे भी चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी जो भागीदारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर हमको सोच विचार करके करना है, सारी भावनाओं से ऊपर उठकर। यहाँ तक कि अगर कोई किसी दल से जुड़ा है और उसके दल ने अगर एक अच्छा उम्मीदवार नहीं दिया है, तो वहाँ दलगत भावना से ऊपर उठ करके भी उसको वैसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए। ये प्रजा का दायित्व है, यह जनता का दायित्व है जो क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सकता है। बहुत अच्छी बात। और पुरुषोत्तम जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि जब पिछली बार का जो मैनिफेस्टो था उसमें कितना काम जो चुनकर आए व्यक्ति हैं वो कर पाए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसका लेखा जोखा शायद हम नहीं ले पाते हैं, और यही कारण है कि फिर हम विकास की बात करते हैं। अगर विकास से थोड़ा हम उठे तो विकसित की बात करेंगे और आगे बात करेंगे। और कोविड की भी, आपने कोविड-19 की भी बात की निश्चित तौर पर। और इस दौरान देखिए चुनावी प्रक्रियाओं में भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। और
नोटा का भी यूज है एकदम, मैं उसी पाने वाला था। नोटा का भी यूज है। बिल्कुल। नहीं, मैं तो ये कहूंगी सर कि नोटा का यूज पर एक बात मुझे याद है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से जब मिली तो मैंने पूछा आपने किन्हें वोट किया, तो बोला मैम नहीं बताऊंगा, लेकिन नोटा वाले सबसे पहले उन्होंने बताया कि नोटा का यूज किया। तो क्या नोटा का यूज करना सही है? ये तो कोई भी मत ही नहीं है। नहीं तो अगर इससे एक संदेश जाएगा कि आपने जो दल हैं उन्होंने अपने उम्मीदवारों को वहाँ खड़ा किया, तो इससे एक संदेश ये जाए कि वो जो उनके जो उम्मीदवार थे वो उपयुक्त नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इस तरह के नोटा का उन्होंने बटन दबाया। और मुझे लगता है इससे उनको भी सीख लेनी चाहिए कि जो अच्छे जो उम्मीदवार हों उस इलाके में उनको खड़ा करें और हम लोग एक अच्छे उम्मीदवार को वहाँ से चुन के ला सकें। क्योंकि ये सिर्फ जो हम लोग बात करते हैं निर्णय लेने की या सोचने की, सिर्फ ये हमारे ऊपर ही नहीं है, प्रजा के ऊपर, ये यहाँ लोग हैं उनके जनता के ऊपर नहीं है, ये उस पार्टी जो लोग आने वाले समय में सोच रहे हैं कि हम सरकार चलाएं, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि वो अच्छे लोगों को लेकर, ना कि ऐसे लोग जिनका आपराधिक इतिहास है, ऐसे लोग जो समाज में अलग अलग तरह से लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। और आज जो वोट हो रहा है, जब इलेक्शन आ रहा है, उस वक्त वो आ रहे हैं और अपने आप को उम्मीदवार के रूप में खड़ा देख रहे हैं और उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। ऐसे लोगों को अगर प्रोत्साहन मिलते रहेगा तो हम लोग जो स्वच्छ एक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं वो कभी नहीं है हम लोग उसको अचीव कर पाएंगे। इसके ऊपर सोचने का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सीरियस रूप में देखने का ज़रूरत है। और बिल्कुल पार्टी को भी दलगत नीति से ऊपर उठकर इन विषयों पर विचार करने की आवश्यकता है कि परिवारवाद को ना बल्कि व्यक्तिवाद को, विकासवाद को या विकसितवाद को। और एक मेरे लिए मतलब एक हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ मतलब एक प्रथा हो गई है कि वो पुराने चॉकलेट पर नया रैपर चढ़ा करके जो परोसा जाता है ना उम्मीदवार के रूप में, तो ये व्यवस्था निश्चित रूप से बदलनी भी चाहिए, पार्टियों की ओर से भी और जनता को भी इस पर बहुत कहते हैं कि अपने यहाँ वो लठ लेके खड़ा होना। तो जनता को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना है कि हमको ये जो नया रैपर वाला कैंडिडेट है जो पिछले 15 साल से 20 साल से इसको ढो रहे हैं और इसने कुछ किया नहीं है, तो निश्चित रूप से वो जो मतदान का अधिकार है उसका समुचित उपयोग होना चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात कही है। एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर हम लोग देखें पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे जब इलेक्शन होता है तो एक फ्रीबीज जो एक वर्ड टर्मिनोलॉजी आया है, आप देखेंगे जब भी आता है तो वो लोग उस वक्त कुछ ना कुछ फ्री कर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बट हम जनता को भी ये सोचना है कि वो कहाँ से वो देंगे। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हम आपको किसी पर्टिकुलर योजना में महिलाओं को कुछ पैसा दिया जाएगा, ठीक है आप दे रहे हैं, बट क्या वो जो राज्य है वो उतना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, ये आप मांगिए। अगर आप अभी जो आपने बात कही वो बहुत बड़ी बात है और मैंने इसके पहले ही मन लुभावन योजनाओं की भी बात की थी जी। आपसे भी ये बात मैंने पूछा कि मन लुभावन योजनाओं के विषय में आप क्या कहेंगी और यूथ को आप कैसे समझाएंगे, क्योंकि जो भी राज्य में चुनाव होते हैं देश में, निश्चित तौर पर जो राजस्व का खर्च होता है कहीं ना कहीं जो टैक्स पेबल पर्सन होते हैं उनके ही पॉकेट से जाता है। तो मैडम आपके क्या विचार है इस पर? मन लुभावन नारे और मतलब जो सामान और फ्रीबीज की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत पुराना ट्रेंड है इंडियन पॉलिटिक्स का, और अभी रीसेंट टाइम्स में अगर हम लोग देखेंगे तो ये बहुत मेजर शिफ्ट इसको माना जा रहा है। स्टडीज़ अगर हम लोग देखें, थोड़ा रिसर्चेस की बात करें तो वो ये कह रही हैं कि जहाँ पे भी फ्रीबीज ज़्यादा बांटे गए हैं वहाँ पे जो है वो एक तो डेमोक्रेसी में एक मेजॉरिटेरियन शिफ्ट आया है, दूसरा डिक्टेटरशिप की टेंडेंसीज आई है, और तीसरा कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं या इकोनॉमिक जो डिसीजंस हैं वो सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले पाई है। जैसे अगर हम लोग एक बात करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बात करते हैं कि अगर डेमोक्रेसी है, सिविल सोसाइटी और मार्केट है, तीन चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। इसमें से अगर एक भी पिलर कमज़ोर होता है तो अगर सिविल सोसाइटी लालच के पीछे जा रही है कि हमारा 2 किलो चावल और 3 किलो चीनी जो है वो कहाँ से आ रहा है, तो अगर इसको थोड़ा ट्रेस करेंगे इकोनॉमिकली तो हम लोग पाएंगे कि इसका बहुत बर्डन पड़ता है और सरकार को बहुत सारी चीज़ें तुरमड़ोड़ करनी पड़ती हैं, शिक्षा से, स्वास्थ्य से कट करना पड़ता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट पे सरकार खर्च कम नहीं करेगी। तो ये पूरा जो हाइपर साइकोलॉजाइजेशन है कि हम लोग पूरे इलेक्शन कैंपेन को और सारे प्रोसेस को हमने साइकोलॉजाइज कर दिया है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि वोटर की साइकोलॉजी क्या है, कैंपेन कैसे डिजाइन करें, पूरी पॉलिटिकल साइकोलॉजी। जैसे अमेरिका का इलेक्शन हमने ओबामा का देखा, उसके पहले बुश का देखा, बिल्कुल वही शिफ्ट और वही डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज जो है वो इंडियन जो है वो डेमोक्रेसी में देखने को मिल रही है। आई होप कि एवरीबॉडी गेट्स अवेयर ऑफ दिस। यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम। अब प्रभात जी ने कुछ बहुत अच्छी विचार वाले अपनी कविता और संदेश हमारे दर्शकों के लिए लिखा है, तो मैं
आपकी कविता चाहूंगी संदेश के लिए रूप में। देखिए, बात बिहार की हो रही है, लोकतंत्र की और बिहार की। तो बिहार वैसे भी जब जब लोकतंत्र पे कुठाराघात हुआ है तो बिहार के जन समूह ने जन आंदोलन के रूप में यहाँ से बहुत बुलंद आवाज़ के साथ में उस कुठाराघात को कुचलने का काम किया है। और अभी आते आते मैंने इस कविता की रचना की है। ये 4 पंक्तियाँ हैं, मतलब कविता क्या 4 पंक्तियाँ मैंने अपने भाव बस इसमें लिखे हैं कि है विशाल यह लोकतंत्र, वैशाली जिसकी जननी है बिहार की गौरव गाथा, रक्षा इसकी करनी है। जनता को अधिकार मिले हैं, दुरुपयोग कभी मत करना इसकी, प्रतिनिधि हम चुने ऐसा, भला कर सके जो सबकी। धन बल पर जनमत हावी हो, ऐसा प्रयोग हम कर डालें, अफसोस न हो आगे हमको, ऐसे प्रतिनिधियों को चुन डालें। सिर्फ मतदान हमारा अधिकार नहीं, कुछ कर्तव्य भी निभाना है, यह संकल्प यथाशीघ्र लें, विकसित तंत्र बनाना है, विकसित तंत्र बनाना है। बहुत ही सुखद संदेश प्रभात कुमार जी आपके माध्यम से। और दर्शक ये मात्र संदेश के रूप में नहीं, इसे आत्मसात करके जो है अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। मैडम, आप शिक्षाविद के रूप में जाने जाती हैं निधि जी, तो आप हमारे जो यूथ है, स्पेशली यूथ, उन्हें क्या संदेश देंगी? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो वोट देने जाएं वो, क्योंकि वोट देने नहीं जाते हैं, भले ही आप सेल्फी खिंचाएं वहाँ पे जाके, लेकिन वोट देने जाएं और इन्फॉर्मेशन लेके जाएं, क्वेश्चंस पूछें, डिबेट करें, डिस्कस करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और फ्रीबीज पे जो हम लोग जा रहे हैं वो ये देखना होगा कि क्या हमारी हालत इतनी दयनीय हो गई कि हम मतलब 1 लीटर तेल या 2 किलो चीनी के लिए अपना वोट बेच दे रहे हैं, तो ये बहुत ही हेल्पलेस वाली स्थिति है और शर्मिंदगी की बात है। तो वोट देने जाएं, इन्फॉर्मेशन लेके जाएं। थैंक यू सो मच। मैं 30 सेकंड आपसे संदेश लेना चाहूँगी। मेरा मानना है कि लोगों को समझदार होना चाहिए और जब कभी भी वोट, जैसा मैम ने बताया, वोट देने ज़रूर जाएं। और जब आप वोट देने जा रहे हैं तो अपने वोट का प्रयोग बहुत समझदारी से करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वोट का प्रयोग आप बहुत ही समझदारी से करें। वोट मात्र एक आपका अधिकार नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए आपका एक एक मत विकास की नई गाथा गढ़ेगी। राम राज्य की जो परिकल्पना गांधी जी ने की थी, वो गांधी का देश तभी बन पाएगा जब हम अपने मताधिकार का प्रयोग सही तरीके से करेंगे। और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में पूरा का पूरा हमारा वैशाली गणतंत्र जाना जाता है और पूरा विश्व इसे अपनाया है, तो इसकी रक्षा और सुरक्षा करना भी हम सभी की जिम्मेदारी है। तो आप देखते रहे सरोकार, और अगले अंक में हम फिर एक नए मुद्दे के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत दें, और हमारे साथ सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।